जिनका 80% पहले से था उनको 10 और दे दिया। और हम जब मांग करते हैं 90 से मांग कर रहे हैं, अरे 52 को 52 दे दो, तो क्या कहते हैं 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमको नहीं देना है तो नाम लेते हैं शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ताकि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लड़े, ना देने वाले से ना लड़े। कितने साथी लोग हैं वो कहते हैं अरे शेड्यूल कास्ट को पहले आरक्षण लागू है, शेड्यूल ट्राइब को पहले आरक्षण लागू है, अब तुमको कहां से दें, 50% से ज्यादा तो दे नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लड़ाने की कोशिश करते हैं, जब हमको देना होता है कहते 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब उनको देना हुआ तब हो गया, किसी को पता भी नहीं चला कैसे हो गया, तब संविधान संशोधन हो गया। हमारे ओबीसी के तमाम नेता पार्लियामेंट की बहस में शामिल हुए, बड़ा लंबा चौड़ा रोना रोए, इतना लंबा रोना रोए कि इतना तो कभी ओबीसी के नेताओं को रोते हुए सुना नहीं था कि महोदय ओबीसी के साथ ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ, ये अत्याचार हुआ। फिर लास्ट में सारा रोना रोने के बाद कहा महोदय ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बिल का हम समर्थन करते हैं। तो इतना सारा रोना रोने से क्या फायदा हुआ, इतना लंबा रोना रोने से क्या फायदा हुआ। अरे जब इतना रोना रोया ही था तो एक लाइन और रो देते कि महोदय 10% का हम समर्थन करते हैं, मगर 52 को भी 52 मिले, ये भी इसी समय लाया जाए, पार्लियामेंट में पास किया जाए। अगर इतना बोल देते तो पूरे देश में मामला खड़ा हो जाता और ओबीसी को उसका हिस्सा मिल जाता, लेकिन नहीं बोल पाए। सीबीआई से डरे हुए हैं, बोलते हैं तो सीबीआई आ जाती है, विकास पटेल के पास आ नहीं सकती है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसी उनके पास आ सकती है, उनकी समस्याएं हैं। जब मौका मिला तो मलाई ज्यादा निगल लिया, अब इतना निगल लिया कि यहाँ गले में फंस गया है। अब फंस गया है तो उसका तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये स्थिति है। हम मानते कहते 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और उनके लिए हो गया। तो हमने कहा चलो तुम्हारा 10% मान लेते हैं, हमारा तो 52 मानो, तुम्हारा 10 मान लेते हैं, हमारा 52 मानो। अगर तुम मानते हो हम 52% है, मंडल कमीशन ने कहा हम 52% है, अगर मानते हो हम 52% है तो 52 दे दो, नहीं मानते हो जाति आधारित जनगणना कल। अब वो सोच रहे हैं साला आगे कुआं है पीछे खाई है, 52 को 52 दो तो संकट, और अगर जाति जनगणना करूं तो महासंकट। इसलिए ना वो इधर का कर रहे हैं ना इधर का कर रहे हैं। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ तब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो उसका समय आ ही जाता है। तो इनका भी समय नजदीक है। ओबीसी जग रहा है, अभी 90-92 वाला ओबीसी नहीं है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे उसमें फंस जाएगा। अभी वो 90-92 वाला नहीं है, अभी जग रहा है। 90-92 में गुमराह किया कि मंडल की मत लड़ो, कमंडल की लड़ो। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे किया, क्योंकि मंडल की लड़ाई ज्यादा उत्तर भारत में लड़ी जा रही थी, इसलिए कमंडल को भी उत्तर भारत में ही जोर दिया। और जब ट्रस्ट बन गया, आज मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बन गया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे हमने कहा भाई भाजपा वालों, अरे दूसरे ओबीसी के लोग तो खराब वाले हिंदू होंगे मान लेते हैं। अरे विनय कटियार तो तुम्हारी पार्टी के बजरंग दल के पहले अध्यक्ष थे, उमा भारती, कल्याण सिंह, प्रवीण तोगड़िया, अरे ये तो मंदिर की लड़ाई में बेचारे कुर्बान हो गए। अरे इनको तो अच्छा हिंदू का सर्टिफिकेट दे दो कम से कम, इनको तो कम से कम रख लो ट्रस्ट में। बोला नहीं है, अच्छे हिंदू नहीं है, ये जब लड़ना था तब अच्छे थे, अभी ट्रस्ट में तो मलाई आएगी, मलाई के लिए ये अच्छे नहीं है। अरे ट्रस्ट में रखने की छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था तो उसकी हवा भी नहीं लगने दिया। मैं वहीं से आया हूं इसलिए मुझे पता है, मेरा जो है वही है, जहां रामलला का ये मामला खड़ा करते हैं वही मेरा है, तो मुझे पता है। तो जब लड़ना था तब हिंदू थे, जब ट्रस्ट में अधिकार लेने का मामला आया तब सारे पंडित जी लोग हो गए, ब्राह्मण लोग हो गए, तब ओबीसी को नहीं रखा गया। तो ओबीसी का इस्तेमाल करो
और फेंक दो, ये ब्राह्मणों की नीति है। इससे ओबीसी के लोगों को सतर्क रहना होगा और अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। समय ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहिए। इस देश में दो प्रकार की विचारधारा काम कर रही है। एक फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा और एक विचारधारा आरएसएस के लोगों की विचारधारा। एक जहर है, एक दवा है। अगर जहर को खत्म करना चाहते हो तो जो फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा है, दवा उसका प्रचार करो, उसकी फ्रेंचाइजी हर गांव गली मोहल्ले में खोल दो, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। जब तीर तलवार तोप से लड़ाई होती थी तब हमारे पुरखे कभी पीछे नहीं थे राजपाट हासिल करके, बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त करने का काम किया। अब लोकतंत्र आ गया, अब इसमें तीर तलवार तोप तो चलता नहीं है, मुंह चलता है, वाणी चलती है। तो वाणी के लिए विचारधारा की जरूरत है। तो जो विचारधारा हमारे पुरखों की विचारधारा है, हमारे हक की विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ओबीसी को जागृत करना होगा। तब ओबीसी को दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। नहीं तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ओबीसी को गुमराह किया जाता रहेगा, जैसे 75 साल से किया जा रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा और ओबीसी का सत्यानाश होता रहेगा। इसको हराओ, उसको जिताओ, ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, ये चलता रहेगा और हम अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर ओबीसी को ये तय करना होगा। अब जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी जाति जनगणना की, लड़ाई होगी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की, लड़ाई होगी एमएसपी गारंटी कानून की, लड़ाई होगी निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की, और लड़ाई होगी ईवीएम हटाने की। क्योंकि इतना सारा 85-90% लोगों के खिलाफ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको डर लगना चाहिए। करे हम 90% 95% लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखो देश की क्या परिस्थितियां है, देश के क्या हालात है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने से हत्या हो जाती है। ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई, व्यापारियों के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए, छोटे व्यापारी परेशान है, जो 1000 नहीं कमाते दिन भर में उन पर भी जीएसटी के छापे पड़ रहे। ये जो देश में जो परिस्थिति, जो माहौल खड़ा किया गया है 90-95% लोगों के खिलाफ में, और देश को बेचने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र करने वालों को डर लगना चाहिए था, मगर डर नहीं लग रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आने का केवल एक कारण है, वो है ईवीएम। कॉन्फिडेंस आने का केवल एक कारण है ईवीएम। चलो तुम नाराज हो जाओ, किसान नाराज हो जाएगा, मजदूर नाराज हो जाएगा, नौजवान नाराज हो जाएगा, महिला नाराज हो जाएगी, क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? बहुत ज्यादा कर लोगे तो चुनाव में हमको वोट नहीं दोगे। इससे ज्यादा क्या कर लोगे? तो मत देना, ईवीएम से हम ले लेंगे। तुम मत देना, हम ईवीएम से ले लेंगे। बीजेपी वालों का ये कहना है तुम हमसे नाराज हो ना, रहो, वोट मत देना। जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर जवाब नहीं दे पाते अपनी गलत नीतियों के बारे में, लास्ट में वो बोलते हैं, तो फिर हम जीत कैसे रहे? दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को वो कहते हैं अरे तुम कह रहे हो हम सब गलत कर रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं तुम जो कह रहे हो उसका। मगर यही हमारा जवाब है कि हमें जनता क्यों जिता रही है। जब हम सब गलत कर रहे हैं तो जनता क्यों जिता रही है? ये टीवी में बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं। तो ये क्यों जनता जिता रही है? जनता नहीं जिता रही है, ईवीएम जिता रही है। इसलिए ईवीएम का मुद्दा भी हम लोगों ने अपनी परिवर्तन यात्रा में शामिल किया है। वामन मेश्राम साहब ईवीएम की लड़ाई पूरे देश भर में लड़ रहे। पेपर ट्रेल को नहीं जब लग रहा था, ईवीएम को चुनाव आयोग नहीं लगा रहा था, तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर वामन मेश्राम साहब ने 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम किया। लेकिन उसके मतपत्रों की काउंटिंग नहीं हो रही। जब तक काउंटिंग नहीं होगी, चोरी नहीं पकड़ी जाएगी,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा था रिकाउंटिंग होगी, मगर पलट दिया अपने ही आदेश को, नहीं हो रही है तो या तो रिकाउंटिंग हो मतपत्रों की जो पेपर ट्रेल से निकल रहे हैं, तब चोरी पकड़ी जाएगी, या तो बैलेट पेपर से चुनाव। अभी तो चुनाव आयोग एक कदम और आगे बढ़ रहा है, बोल रहा अब आप बॉम्बे में रहते हो, आपका वोट नागपुर में है, वोट डालने के लिए नागपुर आने की जरूरत नहीं है, अरे बॉम्बे से ही आपका वोट नागपुर पहुंचा दें। अभी ये भी शुरू हो गया, और बड़ा घोटाला होने की तैयारी हो रही है। इसलिए जो हमारे नेता भी डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? अरे ईवीएम से वो लोग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। जब वही जीत रहे हैं तो हमारे नेता जो जीते हैं किसी तरीके से, वो बोलते यही जीता हुआ तो सीबीआई लगाएगा। अगर उनको उम्मीद हो कि अगली बार हम भी जीत जाएंगे तो थोड़ा रिस्क भी उठा ले सीबीआई का, उनको लगता यही जीत रहा, यही जीत रहा, रिस्क कैसे उठाए? तो ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने की जरूरत है, और हम लोग निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों को लेकर देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब दीपक को बुझना होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले घरों में दीपक होता था, अभी तो बल्ब हो गए, तो दीपक को जब बुझना होता है, भभकता है, तभी इनका जाने का समय आ गया, हाय हो गया, अभी जाने का समय आ गया है। ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, 24 में अंत हो जाए, 24 में अंत हो जाएगा, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और ये करेंगे, और इस देश में इंसाफ कायम किया जाएगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो जिसकी जितनी संख्या। हम किसान हैं, देखो किसान है, हम लोग पहले जब फसल बेचते थे तो पहले कांटा नहीं होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो तौल के फसल बेची जाती थी। तो जब हम लोग बेचते थे, हमारे बाबा हमारे दादा जब बेचते थे तो तौलने के बाद वो थोड़ा और देते थे उसको, जो खरीदने आता था बोलते थे थोड़ा और ले जाओ, कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, हमारे से थोड़ा ज्यादा ले जाओ। तो देखो हम किसान हैं, हम किसी का हक खाना नहीं चाहते, लेकिन अब हम ये बर्दाश्त भी करना नहीं चाहते कि हमारा हक कोई दूसरा खाए, इसको भी अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए हक की लड़ाई होगी, केवल अपने हक की नहीं, जो जो अधिकार वंचित है सबको हक मिले, उसकी लड़ाई अब इस देश में होगी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और देश की बागडोर अपने हाथ में लिया जाएगा, क्योंकि आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों? अरे खराब कर देगा, उसने थोड़ा ही खरीदा है, उसका थोड़ा ही, वो नहीं देते। अरे देश दे दिया, नई साइकिल, नई कार, नई मोटरसाइकिल नहीं देते दूसरे को चलाने के लिए, देश दे दिया। जब देश दे दिया, जो देश विश्व गुरु था वो आज कहां पहुंच गया? 200 यूनिवर्सिटियों में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं। इतना ज्यादा पतन हो गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे तमाम यूनिवर्सिटियां भारत में थी, इसलिए भारत विश्व गुरु कहा गया। दुनिया के लोग भारत में आते थे पढ़ने के, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दे दिया। आपका देश है, आप चलाओगे फिर विश्व गुरु बन जाएगा। आपका देश है, आप चलाओगे फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत दिन तक इनको देकर देख लिया, अभी अपने हाथ में लेने की जरूरत है। भारत को फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा, और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो संविधान का उद्देश्य है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा हुआ है, वो लागू किया जाएगा। इस लड़ाई को आप सभी लोग मिल करके लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी विकास पटेल सर, आपने कहा कि यदि आरएसएस की जहर का काट करना है, यदि हमारा हक पाने के लिए संघर्ष करना है, तो फुले शाहू अंबेडकर के विचारों का अमृत पान ओबीसी, एससी, एसटी
माइनॉरिटी के लोगों ने करना चाहिए। यदि ओबीसी फुले शाह अम्बेडकर के विचारों का अमृत पान करता है तो वो संघर्ष करने के लिए बार बार उठेगा। और मोहन भागवत कितना दबाएगा? एक बार यदि ओबीसी उठता है तो मोहन भागवत को 10 मोहन भागवत पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि 1 रुपया खर्चा करते हैं तो मोहन भागवत को उस आंदोलन को दबाने के लिए 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। साथियों, स्वाभिमानी आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण करने के लिए समाज के मदद से समाज का आंदोलन चलाने के लिए आज सावनेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 10,000 रुपए का जन आंदोलन घोषित किया है, दिया है। यानी कि मोहन भागवत को 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। इस 10,000 के बदले मोहन भागवत को 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जन आंदोलन निधि देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय विजय जी राजूरकर साहब, बोड़खे साहब, गणेश जी चौधरी साहब, चौरे साहब और चिमनवाला साहब, आप सभी लोग आए और ये 10,000 रुपए जन आंदोलन निधि आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ओबीसी के जाति आधारित जनगणना का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सुपुर्द करें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाचा विजय असो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाचा विजय असो। ओबीसीची जाती आधारित जनगणना झालीच पाहिजे। चौधरी विकास पटेल साहब आगे बढ़ो, चौधरी विकास पटेल साहब आगे बढ़ो। इसके बाद में कांताराम जी वानखेड़े, जो लहुजी क्रांति मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के और वह सावनेर तालुका के हैं, मैं उन्हें गुजारिश करता हूं कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का रैली का सावनेर में आगमन हुआ और अभी तक सभी महानुभावों ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने विचार रखे हैं। उन सभी महानुभावों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस नगरी के जो लोग सुनने के लिए आए हैं, इस रैली को सफल बनाने के लिए आए, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और अध्यक्ष के मर्जी से ये परिवर्तन यात्रा समापन हो गई ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।